नमस्कार दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा आदिकाल से रिलेटेड सारी जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां बनती हैं वो आप सभी को आज की इस वीडियो में कराई जाएंगी। दोस्तों, ये पंक्तियां क्या होती हैं? अब कुछ लोग और कुछ लेखक ऐसे थे जिन्होंने किसी विषय वस्तु को देखकर उसके बारे में एक पंक्ति बोल दी, कुछ लाइनें बोल दी। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा गया भाई? उन्हें पंक्ति कहा गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस प्रकार से समझिएगा कि मान के चलिए रामायण को देखकर यदि किसी लेखक ने कोई पंक्ति बोल दी है, ठीक है, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई जो सामने पंक्ति आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है या फिर जो आपको सामने पेपर में पंक्ति दी गई है, ये किसने लिखी है या फिर ये किसने बोली है, ऐसी बात। तो ऐसे ही क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं कराने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ की सुविधा आप लोगों के लिए कराई जाती है रोजाना। और साथ ही आप लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लोअर पीसीएस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है सभी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी शुरुआत से। ठीक है, तो जो कोर्स है हिंदी का पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जा रहा है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, हर वीडियो की पीडीएफ उसके नीचे डाली गई है, तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, आदिकाल की प्रमुख पंक्तियों के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा आदिकाल के समय के बारे में बता दूं कि भाई कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक आदिकाल का जो काल है ये माना जाता है। तो 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का जो काल है ये आदि काल का समय माना जाता है। और ये जो आदि काल है ये काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भाई आप लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे भी याद रखिएगा मुंह जवानी, जिनको मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिनको मैंने यहाँ पर साझा नहीं किया है। जैसे हिंदी साहित्य इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का जो प्रथम श्रेय जाता है वो जॉर्ज ग्रियंस को जाता है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियंस को वो श्रेय जाता है। ग्रियंसन जो भी है, ग्रियंस या ग्रियंसन जो भी आप लोग बोलना चाहें, इनको जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण का जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये विवादास्पद है, यानी कि इसके बारे में विवाद हैं अन्य लेखकों में। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को ग्रियंसन ने चारण काल कहा है, मित्रबंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नाम को, ठीक है, ग्रियंसन जो है इन्होंने चारण काल माना, मित्रबंधु ने प्रारंभिक काल माना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज पवन काल माना। ठीक है, बीज वपन काल, शुक्ल ने आदिकाल, वीर गाथा काल माना, राहुल सांस्कृत्य ने सिंध और सामंत काल माना, राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा इसे दी है। ठीक है भाई, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण को। ठीक है भाई, जो आदिकाल है ना दोस्तों, इसमें तीन प्रकार की प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक धार्मिकता, दूसरी वीर गाथा और तीसरी मिलती है इसे श्रृंगारिकता। ठीक है, श्रृंगारिकता। तो भाई ये तीन प्रकार के, एक तो धार्मिकता, एक वीर गाथात्मकता, ठीक है, वीर गाथात्मकता, और तीसरी मानी गई है श्रृंगारिकता। ठीक है भाई, तीन मानी गई हैं। अब ये तो मैंने कुछ आपको क्वेश्चन मौखिक करा दिए। चलिए, मैं आप लोगों को वो लाइनें दिखाऊंगा, वो पंक्ति दिखाऊंगा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले पंक्ति यहाँ पर आप लोगों को दिखाई गई है, 12 बरस लो कुकर जीवे। ठीक है, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जियो सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को देखकर। तो ये पंक्तियाँ आएंगी और इन पंक्तियों को दिखाकर आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये जो पंक्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा रचित है, किसने ये लाइनें बोली हैं, ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जियो सियार,
बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो उपयुक्त पंक्तियां किस लेखक के द्वारा रचित हैं? आंसर हो जाएगा जगनिक। ठीक है, जगनिक के द्वारा ये रचित हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी जा सकती है। ठीक है, तो भाई आप लोगों को ध्यान पूर्वक 1 से 2 बार ये वीडियो देखनी है, तभी जाकर आप लोगों को ये याद होगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछे तो भाई आप लोग बता पाएंगे। अनुश्रुति के अनुसार कितने नाथ हैं? तो भाई आप लोगों से पूछे अनुश्रुति के अनुसार कितने नाथ हैं, तो कुल मिलाकर 9 नाथ हैं। कौन कौन से? आदिनाथ जिसे शिव कहा गया, जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, ठीक है, निवृत्त नाथ आदि। ठीक है, लेकिन नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ ही थे। ये भी आप लोगों से पूछे तो बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं सामान्य हिंदी से, तो मैंने आप लोगों के साथ में साझा किए हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति, भल्ला हुआ जो मारिया बाहिणी, ठीक है, मारा कंतु लीजे जंतु, वैश्यु यहू जड़ भग्गा, घरु एंतु, अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। हे बहन, यदि वे भागा हुआ आता तो मैं अपनी समन्वय इसकाओं यानी सहेलियों के सम्मुख लज्जित हो जाती। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पंक्तियां लिखी गई हैं हेमचंद्र जी के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएसआई और यूपी लेखपाल में, यहाँ से क्वेश्चन उठकर आ सकते हैं, और यहाँ तक कहूँ तो यूपी कांस्टेबल में भी क्वेश्चन उठकर आ सकते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बाहिणी, महारा कंतु, लज्जे जंतु, वश्य यहू जड़ भग्गा, घरतु एंतु, और हिंदी रूपांतरण इसका, अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। हे बहन, यदि वह भागा हुआ आता तो मैं अपनी समन्वय इसकाओं सहेलियों के सम्मुख लज्जित हो जाती। तो ये पंक्तियां हेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई हैं। आप लोगों से पूछे, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली लाइनें देखते हैं। अगली लाइन किसके द्वारा लिखी गई हैं, आप लोग बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगली वाली जो है, ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कभी भी। बालचंद्र वज्जीवी भाषा दुनु नहीं, लगे दुजुन भाषा। ठीक है, तो आप लोगों से या तो एक लाइन ये दी जाएगी, ये ऊपर वाली यहाँ तक, और साथ में इसकी हिंदी भी दी जा सकती है। तो बालचंद्र वज्जी भाषा दनु नहीं, लगे दुजन भाषा, ये किसके द्वारा लिखित पंक्ति है? तो विद्यापति के द्वारा लिखित पंक्ति है। इसका अर्थ है, जिस तरह बाल चंद्रमा निर्दोष है, उसी तरह विद्यापति की भाषा दोनों का दुर्जन उपास नहीं कर सकते। तो भाई ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पंक्तियां विद्यापति, नाम आ गया, विद्यापति के द्वारा ही लिखी गई हैं। इतना भी हो सकता है कि आप लोगों को केवल और केवल इतनी ही पंक्ति दे। ठीक है, बालचंद्र वजे भाषा दनु नहीं, लगे दुजन भाषा। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां विद्यापति के द्वारा लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है, सठ भाषा पुराण च कुराणं कथित मया, मैंने रचना सठ भाषा में की है और इसकी प्रेरणा पुराण व कुरान दोनों को है। ठीक है, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियां चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई हैं, और पृथ्वीराज रासो की रचना भी चंद्र बरदाई ने ही की थी। ये हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो जिसके रचयिता हैं चंद्र बरदाई। तो आप लोगों से बस इतना क्वेश्चन पूछेगा, सठ भाषा पुराण च कुरांगण कथित मया, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। और अगर हिंदी मिल गई तो ये भी सोच लीजिए कि भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। हिंदी में इसका रूपांतरण होता है, मैंने अपनी रचना सठ भाषा में की है और इसकी प्रेरणा पुराण व कुरान दोनों में से ली गई है। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां लिखी गई हैं चंद्र बरदाई जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आप लोग नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगली है, मैंने एक बूंद चखी और पाया है कि घाटियों में खोया
हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। ठीक है, संस्कृत साहित्य के संबंध में ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? मैंने एक बूंद चखी है और पाया है कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। तो ये पंक्तियां अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पंड्य सलह सत्य, ठीक है, वक खाण देही बुद्ध बसंत ने जागण है। ठीक है, ये पंक्तियां किसके लिखी गई हैं या फिर किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये सरहप्पा के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? देखिए, पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं परंतु देह में बसने वाले बुद्ध ब्रह्म को नहीं जानते। तो ये पंक्तियां सरहप्पा के द्वारा लिखी गई हैं। पंडित सलह सत्य वख्याण है देही बुद्ध बसंत ने जान है। तो ये पंक्तियां सरहप्पा जी के द्वारा लिखी गई हैं और हिंदी रूपांतरण भी आप लोगों को बता दिया है। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं परंतु देह में बसने वाले बुद्ध ब्रह्म को नहीं जानते हैं। तो सरहप्पा जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। पूछा जाए तो बता सकते हैं कि पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियां गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी गई हैं। या फिर आप लोगों से ऐसे पूछ ले, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है, या फिर जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? गोरखनाथ जी ने। दोनों तरीके से, या तो हिंदी देकर क्वेश्चन पूछे या फिर ये संस्कृत देकर क्वेश्चन पूछे, आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, ये पंक्तियां किसके द्वारा? गोरखनाथ जी के द्वारा। अगर हिंदी रूपांतरण दे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, तो ये पंक्तियां भी गोरखनाथ जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। आगे, गगन मंडल में ऊंचा कूबा। ठीक है, गगन मंडल में मतलब ऊधा कूबा, ऊधा कूबा, वहां अमृत का बासा सुराग होई, सू भरी भरी पीवे निगुरा जाई पियासा। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियां गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी गई हैं। गगन मंडल में ऊधा कूबा, वहां अमृत का बासा, सगुरा होई सू भरी भरी पीवे निगुरा जाई प्यासा। तो ये पंक्तियां गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर पहला स्टॉप है इसमें। ठीक है, पहला स्टॉप यहीं पर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे गीत। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? काहे को ब्याहे, भाई एक बेटी कह रही है अपने पिता से, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे। ये जो गीत है ये किसके द्वारा रचित है? तो अगर आपको पूछे तो आप लोग बताएंगे कि अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे गीत के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, यानी हिंदी रूपांतरण, पूर्वी अवधि में रचित काव्याली। ठीक है भाई, हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, मेरे से नैना मिला के, मेरे से आंख मिला के, तिलक छाप सब छीनी रे। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो कि पूर्वी अवधि में रचित एक कव्वाली टाइप में है, ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। अमीर खुसरो के द्वारा ये पंक्तियां रचित हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। ठीक है भाई, ये पूर्व अवधि में रचित कव्वाली है और ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। एक थाल मोती भरा, ठीक है, सबके सिर पर औधरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये जो पहेली है ये किसके द्वारा रचित है? तो ये पहेली अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पहेली है, ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पूछा जाए तो बता पाएंगे कि ये जो पंक्तियां हैं किसके द्वारा रचित हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भाई, नित मेरे घर आवत है, ठीक,
नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है। फसत अमावस गोरी के फंदा है, सखी साजन ना सखी चंदा मुकरी कुमरनी है। ये पंक्तियां किसके द्वारा हैं रचित? ये तो भाई ये कह मुकुरनी, ये जो पंक्तियां हैं ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित हैं। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है। फसत अमावस गोरी के फंदा है, सखी साजन ना सखी चंदा मुकरी या फिर कह मुकरनी है। तो ये पंक्तियां अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। कभी भी ऐसी पंक्ति देखें तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा प्रत्येक पंक्ति को। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये जो कव्वाली है ये किसके द्वारा रचित है? तो भाई ये जो कव्वाली है ना, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये कव्वाली अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। ठीक है भाई, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये कव्वाली किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा रचित है, याद रखिएगा। अगला, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिला और ढकोसला। ठीक है, ला पानी पिला ढकोसला, ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है भाई? ये पंक्तियां अमीर खुसरो जी के द्वारा रचित हैं। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चला या फिर जलाए। ठीक है भाई, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिला ढकोसला, ये पंक्तियां अमीर खुसरो जी के द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ी सी पंक्ति बड़ी है अब की बार, लेकिन पहचान ना भाई आप लोगों को। तो चलिए अगली पंक्ति है, जेहाल मिसकी मुकुन तगा फूल, दुराए नैना बनाए बतिया, के ताब ए हिजरा न दारम ए जा, न लेहू कहा कि काहे लगाए छतिया। ठीक है, फिर यह, मेरे हाल से बेखबर मत रहे, नजरों से दूर रहकर यूं बातें ना बनाओ कि मैं जुदाई को सहने की ताकत नहीं रखता, मुझे अपने सीने से लगा क्यों नहीं लेते। ये जो है दोस्तों, ये फारसी हिंदी मिश्रित एक गज़ल है और इस गज़ल को अमीर खुसरो ने लिखा है। जिहाल मिस्की मुकुन, बरंजी साहब ने गाना सुना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज है। जिहाल मिस्की मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया। ठीक है, किताब हिजरा न दारम एजा, न लेह काहे लगाए छतिया। इसका हिंदी रूपांतरण, प्रिय मेरे हाल से बेखबर मत रहे, नज़रों से दूर रहकर यूँ बातें न बनाओ कि मैं जुदाई को सहने की ताकत नहीं रखता, मुझे अपने सीने से लगा क्यों नहीं लेते। ये फारसी हिंदी की मिश्रित एक गज़ल है और इस गज़ल की रचना अमीर खुसरो ने की है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यानी भाई गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के, मतलब केस, केस में सोता बाल। ठीक है भाई, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो आपने रैन भई चढ़ूं देश। ठीक है, यानी ये जो लिखा गया है दोस्तों, अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा था अमीर खुसरो जी ने। ठीक है, तो आप लोगों से पूछे उपयुक्त लाइन किसकी है? अमीर खुसरो की। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहूं देश। ठीक है भाई, तो आप लोगों से ये पंक्तियां पूछी जाएं तो ये अमीर खुशियों के द्वारा रचित है। अगली, भाई खुसरो नाम आ गया यहाँ पर, ये खुसरो आ गया तो पहचान लेंगे। अगली में भी खुसरो नाम है। खुसरो पाती प्रेम की बिरला बार्च का, मतलब बार्च कार्य, वेद कुरान पोथी पढ़े बिना प्रेम का होए। ठीक है भाई, तो खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाचे कोय, बिरला बारचे कोर, वेद कुरान पोथी पढ़े बिना प्रेम का होए। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है भाई? ये पंक्तियां अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। खुसरो रैन सुहाग की जागी जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की, भाई खुसरो का नाम आ गया तो पता है खुसरो के द्वारा रचित है भाई। खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, तन मेरो मन पीव को दो भय एक रंग।
ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है भाई? ये पंक्तियां खुसरो के द्वारा रचित है, क्योंकि खुसरो नाम आ गया है इसमें, खुसरो रैन सुहाग की। तो इससे पहचान लेंगे कि उपयुक्त पंक्तियों की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है, तुर्क हिंदुस्तानियम, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है भाई? ये पंक्तियां भी अमीर खुसरो के द्वारा रचित हैं। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं, हिंदवी में जवाब देता हूं, या फिर हिंदवी में जवाब देता। तो अमीर खुसरो ने उपयुक्त लाइन की रचना की है। मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, हिंदवी में जवाब देता हूँ। इन लाइनों की रचना की है अमीर खुसरो ने। या फिर तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। ठीक है, तो इन पंक्तियों की रचना की है अमीर खुसरो जी ने। पूछा जाए तो बता पाएंगे। नेक्स्ट, अगली लाइन यहां पर कुछ और है। मैं हिंदुस्तान की तूती, ठीक है भाई, मैं हिंदुस्तान की तूती या फिर तूतीय हिंदुस्तान हूं। मैं हिंदुस्तान की तूती या फिर तूतीय हिंदुस्तान हूं। अब वास्तव, ठीक है, अब वास्तव में मुझे जानना चाहते हैं, ठीक है, अब वास्तव में मुझे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछ, तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। कहने का मतलब आप लोगों से पूछे, मैं हिंदुस्तान की तूती या फिर तूतीय हिंदुस्तान हूं, ठीक है, अगर वास्तव में मुझे, यहां पर ये अब नहीं अगर है भाई, इसे याद रखिएगा, अगर, ठीक है, अगर वास्तव में मुझे जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछ, तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। इन लाइनों की रचना भी किसने की है? अमीर खुसरो ने की है, याद रखिएगा। अगला, न लफ्जे हिंदवीस्त, न लफ्जे हिंदवीस्त अज फारसी कम। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। अर्थात हिंदवी बोल फारसी से कम नहीं, ठीक है, हिंदवी बोली फारसी से कम नहीं, या जो हिंदवी के जो बोल होते हैं वो भी फारसी से कम नहीं होते। न लफ्जे हिंदवीस्त अज फारसी कम, ठीक है, अर्थात हिंदवी बोल फारसी से कम नहीं होते। ये जो लाइन है अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते, थोड़ी सी ज़्यादा लाइन है लेकिन आप लोगों को तो पढ़ना है ना भाई, ठीक है। आद वदन शशि विही, आद वदन शशि विही सी, देखा वली आद पिहली निज। कछु एक भाग बलाहक झापल, किक्षुक गरासल राहुना। ने अपना देश, ने अपना चेहरा हाथों से छिपा रखा है, ठीक है। कभी कहता है उसका चंद्रमुख आधा छिपा है और आधा दिख रहा है। लगता है कि मानो चंद्रमा के एक भाग को बादल ने ढक लिया है और आधा भाग दिख रहा है। ये एक पदावली है और इसकी रचना विद्यासागर ने की है। आद बदन सही विहिसी, देखा वली आद पहली निज। कछु एक भाग बलहाकल झापक, की कुछ, ठीक है, की कुछ गरासल राहुना। तो भाई ये जो पंक्तियां हैं ये विद्यासागर जी के द्वारा रचित हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को 2 से 3 बार। अगला, अगली पंक्तियां भी कुछ ऐसी आई। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों की गीत गोविंद जय के पदों में आध्यात्मिकता दिखाई देती है, वह पदावली विद्यापति के पदों में ही है। ये किसने कहा है? ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को जैसे गीत गोविंद जय देव या फिर जय के पदों में आध्यात्मिकता दिखाई देती है, वही वैसे ही पदावली विद्यापति के पदों में है। तो भाई ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई हैं। पूछा जाए तो आप लोग बता पाएंगे। आगे, प्राइव मुनि है वी भंडती ते, ठीक है, मड़ी अडा गणित, अखई निराइम परीम ई, अजवई लव न लहिती। तो ये जो पंक्तियां हैं किसके द्वारा रचित है? हेमचंद्र जी के द्वारा। इनका अर्थ है प्राय मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनते हैं अक्षर निराम्य,
परम पद में आज भी लौ नहीं लगा पाते। कहने का मतलब प्राइव मुनि, ठीक है, प्राइव मुनि विभंडती ते मंडी अंडा या फिर अडा गणिति अखई निरामयी परम पई, ठीक है, अजवई लऊ ने लही थी। तो भाई जो मुनि है उनको भी भ्रांति हो जाती है और वे मन का गिनते हैं अक्षर निरामय परम पद में आज जो लौ नहीं लगा पाते। ये पंक्तियां हेमचंद्र जी के द्वारा रचित हैं। अगली पंक्तियां देखिएगा। पिय संगमी, ठीक है, पिय संगमी कऊ निदड़ी पिह हो परोख्यो केम मई विनयी विनाशिया निद न एम्ब न तेम्ब। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा रचित हैं? हेमचंद्र जी के द्वारा। ठीक है भाई, इसका अर्थ है प्रिय के संगम में नींद कहाँ, प्रिय के परोक्ष में या फिर सामने न रहने पर नींद कहाँ, मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई, नींद न यो न त्यों। ठीक है, तो ये पंक्तियां हेमचंद्र जी के द्वारा रचित है और आपको पंक्ति मिलेगी केवल इतनी, प्रिय या फिर पिय संगमी कऊ निदड़ी पिहो परोख्यो केम मई विन्नवी विनाशिया निद न एम न तेम। ये पंक्तियां हेमचंद्र जी के द्वारा रचित हैं। आगे बढ़ते हैं। जो गुण गोवी, ठीक है, जो गुण गोवे अपना, यानी कहने का मतलब जो अपना गुणगान करते हैं, यानी जो गुण गोवे अपना पढ़िया करई परुस्तु तसु हऊ कल जुगी दुल्हो बलि किजऊ, ठीक है, सवणस्सु। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा रचित है? ये हेमचंद्र जी के द्वारा रचित हैं और इसका अर्थ है जो अपना गुण छिपाए दूसरों का प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सुजन पर बलि जाऊं, तो ऐसे सुजन पर मैं बलि जाऊं। ये पंक्तियां हेमचंद्र जी के द्वारा रचित हैं। जो गुण गोवे अपना, ठीक है, पढ़िया करई परसु तसु हऊ कल जुगी दुल्हो बलि किज्जू, ठीक है, सवणस्यु। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हेमचंद्र जी के द्वारा रचित है। माधव हम परिणाम निराशा, ठीक है, तो आप लोगों से पूछे माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्तियां विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगली पंक्तियां, कनक कदिल पर सिंह समारल तापर मेरु सामने। ये पंक्तियां किसके द्वारा? विद्यापति जी के द्वारा रचित हैं। ठीक है, कनक कदिल पर सिंह समारल तापर मेरु सामने, ये पंक्तियां विद्यापति के द्वारा रचित हैं। अगला, जाही मन पवन ने संचरी रवि सरसीना परवेश, ठीक है, जाही मन पवन ने संचरी रवि सरसीना परवेश। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियां सरहप्पा के द्वारा रचित हैं। आप लोगों से पूछे बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अवधु राहिया हाटे वाटे रूप विरस की छाया ताजी व काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अगर आपसे पूछे ये पंक्तियां किसकी हैं भाई? अवधु राहिया हाटे वाटे रूप विरस की छाया ताजविया काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये पंक्तियां गोरखनाथ जी के द्वारा रचित हैं। अगला, पुस्तक जलहण हादते चली गज्जन निरपकाज। तो ये पंक्तियां किसकी है भाई? ये पंक्तियां चंद्र बरदाई की हैं। पुस्तक जलहण हादते जली गज्जन निरपकाज। तो इन पंक्तियों के बारे में पूछे चंद्र बरदाई जी के द्वारा ये रचित है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति, मनु कला सब सान कला 1600 विनय। ये पंक्तियां किसके द्वारा हैं भाई? मधु कला सबसान कला 1600 विनय। ये पंक्तियां चंद्र बरदाई जी के द्वारा रचित हैं। आप लोगों से पूछे तो बता पाएंगे। ठीक है भाई, आदिकाल से रिलेटेड मैं सारी की सारी जो वाणियां थी, किसने क्या बोला, ठीक है, किसने किस पंक्ति की रचना की, मैं आप सभी को करा चुका हूं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की रचयिता किसने, मतलब रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई ने। परमाल रासो पूछा जाता है तो परमाल रासो जो कि दोस्तों मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक अंश उपलब्ध है, ठीक है, जिसे आलाखंड कहा जाता है। ठीक है, इसका छंद आला या वीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो परमाल रासो की जो रचना की थी वो जगनेक ने की थी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों से पूछे तो आप लोग बता पाएंगे। अमीर खुसरो को हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे
कि भाई हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। आदिकालीन साहित्य के कितने प्रमुख रूप हैं? तो आप लोग बता पाएंगे 3 प्रमुख रूप हैं, एक सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो कथानित रूढ़ियों का एक कोश है, ठीक है भाई, एक प्रकार का प्रतीक जिसके साथ एक पूरी कथा जुड़ी हुई है। अपभ्रंश में 15 माताओं का एक चौपई छंद मिलता है। तो आप लोगों से पूछे कि अपभ्रंश में कितनी मात्राओं का एक चौ उपचयी छंद मिलता है? तो आप बताएंगे 15 मात्राओं का। हिंदी ने चौ उपचयी में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई के रूप में अर्थात अपना लिया है उसे, जिसमें मात्राओं को कर दिया है 16 यानी कि 16। तो भाई जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट है उसी को बोल रहा हूँ मैं, वरना आपका जो काम है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। जो जो पंक्ति पूछी जानी थी वो आप लोग बता पाएंगे। अमीर खुसरो का मूल नाम आप लोगों से पूछे तो भाई आप लोग बता दीजिएगा। अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन। ये दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी कविता से खुश होकर उन्हें अमीर का खिताब दिया और खुसरो उनका तल्लुक्स उपनाम था, इसलिए इनका जो नाम था वो बना था अमीर खुसरो, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चंद्रबरदाई दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय चौहान के सामंत व राजकवि थे। तो आप लोगों से पीछे चंद्रबरदाई किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते थे, कि सामंत व इनके राजकवि थे चंद्रबरदाई, ठीक है भाई। चलिए आप लोगों से पूछे तो बता पाएंगे। फिलहाल वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो में आप सभी को कवर कराया जाएगा, तो वो मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। मैं आज आपको कवर करा चुका हूँ आदिकाल, ठीक है भाई। चलो कल की वीडियो में आप सभी के लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ किसी न किसी टॉपिक से, यहीं से ही। आदिकाल मैंने कवर करा दिया है आप लोगों को, मनु कला लास्ट वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इसके बाद में मैं कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के लिए शामिल करके लाऊंगा भाई। ये जो पंक्तियाँ रहेंगी ये आपकी रहेंगी पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल से रिलेटेड। जो कल मैं आप सभी को वीडियो देने वाला हूँ उसमें पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा।